गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टडी सोशियोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में जो था हम लोग इमाइल दुर्खिम के जो था कुछ सिद्धांतों को देखे थे, जिसमें हम लोग देखे तो उनके जीवन परिचय को अध्ययन कर चुके हैं और साथ ही हम लोग देखे तो आत्महत्या का सिद्धांत को अध्ययन कर चुके। इसके साथ हम देखे तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत को भी अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है हम लोग इमाइल दुर्खिम के जो है सामाजिक एकता के सिद्धांत अथवा यांत्रिक और स्वाभावी एकता के सिद्धांत को हम लोग अध्ययन करेंगे, अर्थात मैकेनिकल और ऑर्गेनिकल सॉलिडरिटी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत। हम देखें तो आपका ग्रेजुएशन में भी है यही चीज़ आपका, और जो पीजी है एमए सेकेंड सेमेस्टर में भी इसी को सिलेबस में इंक्लूड किया गया। तो ये जो क्लास है हम लोग का, ये दोनों में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इमाइल दुर्खिम महोदय जो थे उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, जिसमें एक सिद्धांत है सामाजिक एकता के सिद्धांत, ठीक है, जिसमें हम लोग देखें तो यांत्रिक और स्वाभाविक एकता भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी जिसका नाम है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। इस पुस्तक में जो था इस सिद्धांत के इन्होंने दिए हुए हैं। तो इन्होंने जो है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, इसी पुस्तक में जो है इन्होंने सभी जो है आपका सामाजिक एकता के सिद्धांत दिए हुए हैं, जिसमें हम देखें तो ये पुस्तक जो है दो भागों में बटा हुआ था, लेकिन जो पहला भाग है उस पहले भाग में इन्होंने बताया सामाजिक एकता का विश्लेषण किया हुआ है, ठीक है। प्रथम भाग में सामाजिक एकता का विश्लेषण है और दुर्खिम का कथन है कि सामाजिक एकता का स्वरूप में परिवर्तन होता है। जो सामाजिक एकता है उसका स्वरूप है, उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। अर्थात इन्होंने बताया कि यह परिवर्तन यांत्रिक एकता में से क्रमशः स्वाभाविक एकता की ओर होता है। अर्थात सर्वप्रथम देखें जो आदिकाल था, प्रथम स्टेज था, उस समय आपका यांत्रिक एकता था, लेकिन आज बदलते बदलते अर्थात प्राचीन से जब आज हम लोग आधुनिक युग में आए हैं, तो इस आधुनिक युग में देखें तो स्वाभाविक एकता में बदल रहा है, ठीक है। अतः समाज को जो है इन्होंने सामाजिक एकता को दो विभिन्न स्वरूपों में बताया। पहला जो है इन्होंने बताया, पहला यांत्रिक एकता, ठीक है, और दूसरा जो है उन्होंने बताया स्वाभाविक एकता। पहला कौन सा बताया? यांत्रिक एकता, और दूसरा स्वाभाविक एकता। दोनों की जो है इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किए हुए हैं। इसमें हम देखें तो दुर्खिम जो है प्रथम एकता को विशेषता के एक रूपता की ओर, और जबकि जो दूसरी है स्वाभाविक, उसको विभिन्नता की ओर उन्होंने बताने की कोशिश किया। अर्थात जो आपका यांत्रिक है वह एक रूप है, एक रूपता की ओर, ठीक है, और जो दूसरा है आपका स्वाभाविक एकता, यह एकता जो है विभिन्नता है, बहुत भिन्नता है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इन्होंने दुर्खिम के शब्दों में बताया कि प्रथम एकता तभी संभव होती है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। अर्थात जो आपका यांत्रिक एकता है, यह यांत्रिक एकता जो व्यक्तित्व के समूह में विलीन हो जाता है, मतलब समूह में ही रह जाता है, ठीक है। अर्थात बहुत बड़ा समूह है, उस समूह में वह विलीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। जबकि दूसरी का आता है, दूसरी स्थिति में स्वाभाविक एकता तभी उत्पन्न होती है जब प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग मान्य हो जाता है, ठीक है। अर्थात जो दूसरा एकता है स्वाभाविक एकता, इसमें कहते हैं कि व्यक्तित्व का अलग अलग मान्यता होती है,
जैसे आज हम वर्तमान में देखें तो क्या है, सभी का अपना अपने अलग अलग रोल है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों का अपनी अपनी एक अभिव्यक्ति है। जैसे हम देखें तो कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। ठीक है, उस डॉक्टर में भी जो है वो आपका एक स्पेशलिस्ट है, एक विशेषज्ञ है। हार्ट स्पेशलिस्ट है, ठीक है, बोन स्पेशलिस्ट है। ठीक है, इसके साथ हम देखें तो ब्रेन स्पेशलिस्ट है। मतलब कि हर व्यक्ति का एक अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में हम मान्यता देखते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रकार के एकताओं को निम्न प्रकार से हम स्पष्ट करते हैं। मतलब दोनों को जो है, जो यांत्रिक एकता है और स्वाभाविक एकता, इनको हम थोड़ी से और अच्छे से अध्ययन करते हैं, यांत्रिक एकता को। ठीक है, देखिए कहता है यांत्रिक एकता में कहता है कि यांत्रिक एकता जो है वो आदिकालीन समाज की है ना। दुर्कहेम का कथन है कि आदिकालीन समाज यांत्रिक एकता में बंधा हुआ था। जो पहले के समाज था वो यांत्रिक एकता में बंधा हुआ था। यांत्रिक मतलब क्या था, मशीन होता है, मैकेनिकल। ठीक है, मतलब जिस तरह से आप मशीन देखते हैं ना, मतलब मशीन को कहने का तात्पर्य कि आप जब स्विच ऑन कर देते हैं तो सभी पार्ट पुर्जा जो होता है एक समूह में कार्य करता है, घूमता रहता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि आप यदि बल्ब को ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन करते, तो जलते रहता है जब तक आप उसको ऑफ नहीं करते। ठीक है, कोई मशीन होता है, उस मशीन को जब आप ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, वो चालू रहता है, तब तक चालू रहता है जब तक आप उसको बंद नहीं करते, एक मशीन की तरह। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो आदिकालीन समाज था, यह आदिकालीन समाज भी जो है ना वो आपका मशीन के समान था। मतलब कि एक समूह में सबके सब कार्य करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताते हैं कि स्वाभाविक एकता के रूप में स्पष्ट हो सकता है यदि हम देखें तो। अर्थात कहता है कि धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई और यांत्रिक एकता के रूप जो है बदलकर आधुनिक समाज में स्वाभाविक एकता स्पष्ट हुआ। अर्थात जो आदिकालीन समाज था वो आदिकालीन समाज एक यांत्रिक था, लेकिन परिस्थिति बदलती गई, स्थिति बदलती गई, स्वरूप बदलता गया। ठीक है, और हम आज जो आधुनिक है और उत्तर आधुनिक समाज है, इस उत्तर आधुनिक समाज में जो है समाज हमारा स्वाभाविक हो गया। स्वाभाविक मतलब हमारा शरीर के अनुसार हो गया। सब तो समूह में है, लेकिन सभी का अपना अपना एक कार्य है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि आंख का जो है, आंख इस बॉडी में ही है, लेकिन आंख का काम क्या है, स्पेशली रूप से देखना। ठीक है, नाक का काम क्या है, नाक का काम है स्पेशल रूप से जो है हमारे बॉडी को ऑक्सीजन देना। ठीक है, जीभ है, जीभ हमें बोलने के लिए काम आता है। मतलब सभी को जो है हम देखें तो आज वर्तमान में हमारा जो समाज है एक स्पेशलिस्ट हो गया, शरीर के समान हो गया, मशीन के समान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हमें कुछ कह दिया और हम उसको करते हैं। नहीं, हम अपने सेंस के आधार पर जो है हम अपने क्रियाकलाप को करते हैं। देखिए यहाँ पे बताता है कि आदिकालीन समाजों में, ठीक है, आदिकालीन समाजों में उनका संगठन छोटे आकार का होता था। जो आदिकालीन समाज था उस समय छोटा आकार होता था और आवश्यकताएं गिनी चुनी होती थी। मतलब कि आदिकालीन समाज में क्या था, हमारी आवश्यकता भी बहुत कम थी, जितनी था उतना भी आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी। ठीक है, सभी सदस्यों की आवश्यकता प्राय समान होती थी और सभी की आवश्यकता है ना वो भी लगभग एक समान होता था, अंतर इसमें नहीं था। लेकिन आज क्या है, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अर्थात कहता है कि उनके सामाजिक आर्थिक कार्य प्रणाली है ना, उनके सामाजिक आर्थिक कार्य जीवन ढंग आचार विचार धारण आदि में भिन्नताएं न के समान थी। मतलब कि जो है ना, जो आदिकालीन के लोग थे उनमें आर्थिक कार्य, जीवन का ढंग, ठीक है, आचार विचार और जो धारण होता था, ठीक है, धारणा, वो सब क्या था,
लगभग एक समान थे, इसमें बहुत अधिक अंतर नहीं देखने के लिए मिलता था। इस सदस्य में मानसिकता तथा नैतिक आधार पर अत्यधिक समानता मिलती थी, मतलब बहुत अधिक समानता था। मतलब कि ऐसा नहीं था कि इनमें बहुत अधिक भिन्नताएं थी, एक समान। ठीक है, एक समान कहने का मतलब है कि उनमें बहुत वैरायटियां नहीं थी, एक ही टाइप का सोच, एक ही टाइप का व्यवहार, एक ही टाइप का रहन सहन खान पान, मतलब एक मशीन की तरह। कि मशीन में क्या होता है कि सभी एक जो होता है, जैसे आप देखे होंगे कि एक गियर होता है दांत के ऊपर, तो एक के ऊपर जो होता है चलते रहता है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे पे जाके वो कार्य करता है। ठीक है, अर्थात आप ये चैन देखेंगे कि चैन क्या होता है, एक गियर के ऊपर उसी सीक्वेंस में बार बार चलते रहता है, और परिवर्तन नहीं होता है। वही कहता है कि इनका हर चीज देखिए, आर्थिक, जीवन ढंग, आचार विचार, धारणा जो सब लगभग समान थी, बहुत अधिक भिन्नता नहीं थी। और साथ में हम देखें तो मानसिक और नैतिक आधार भी जो होता है अत्यधिक समान है। ठीक है, जनमत, परंपरा, धार्मिक आदि का दबाव रहता था। और यहाँ पे हम देखें तो लोगों का जो था ना सामाजिक दबाव भी था। जनता का मतलब कि उस जिस जगह पे होते थे वहां पे उन लोगों का दबदबा चलता था, परंपरा को आपको मानना ही था। ठीक है, धर्म जो था धर्म भी दबाव देता था। अर्थात कहता है कि व्यक्तिगत समानता के आधार पर एक ठोस एकता होती थी, मतलब कि जो आपका यांत्रिक एकता है ना, एक काफी स्ट्रोंग एकता थी, इस एकता से हम दूर नहीं जा सकते थे। ठीक है, अर्थात जिस समूह में हम हैं उसी समूह के सदस्य बन के रहेंगे, और जिस प्रकार से वे लोग क्रियाकलाप करेंगे उसी को हम लोग को भी पालन करना था, उसके विरुद्ध नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज के व्यक्तिगत जीवन थी उसमें किसी भी पहलू में उल्लेखनीय भिन्नता शायद ही मिलती है। मतलब कि जो अंतर है ना, भिन्नताएं वो भिन्नता नहीं देखने के लिए मिलती थी, लगभग सब एक समान था। और इस कहता है कि इस ठोस एकता को ही दुर्खिम ने यांत्रिक एकता कहा है। अर्थात इतना स्ट्रोंग था, इतना मजबूत था कि उस समाज के विरुद्ध कोई कार्य कर ही नहीं सकता था, इतना स्ट्रोंग था। अब इतनी स्ट्रोंगता के साथ मतलब ये हार्डनेस की वजह से जो था इस समाज को इमाइल दुर्खिम महोदय यांत्रिक एकता का, क्योंकि कहते हैं क्योंकि उस समय सब लोग जनमत, परंपरा, धर्म और राजा के दबाव को आंख मूंद कर या यंत्र कार्य करते थे। इस जनमत, परंपरा आदि इतना प्रभाव होता था कि व्यक्ति के रूप में किसी का भी कोई महत्व नहीं होता था। मतलब कि वहां जनता का जनमत होता, जनमत मतलब होता है जन मतलब लोग, और मत मतलब विचार, मतलब कि सभी के विचारों को पालन करना होता था। परंपरा भी जो था वो सभी को एक लोगों को मानना था, धर्म था उसी धर्म को मानना था लोगों का, और राजा यदि जो कह दे उसे आंख मूंद कर उसे मानना होता था। ठीक है, मतलब उसके विरुद्ध तो जा ही नहीं सकता था, है ना। इसीलिए कहता है कि जनमत, परंपरा आदि का इतना प्रभाव था कि व्यक्ति के रूप में किसी का कोई महत्व था ही नहीं। मतलब एक व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं था वहां पे। महत्व किसका था? व्यक्तिगत सामूहिक व्यक्तित्व का। मतलब कि जो आप समूह में तो उस समूह का महत्व था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई महत्व नहीं था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा यांत्रिकता। यांत्रिकता मतलब एक मशीन का, जैसे हम कहें कि जो मशीन होता है उस मशीन का एक पार्ट को निकाल दें तो उसका एक पार्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन वही एक पार्ट को यदि आप उसमें लगा दे तो पूरा इंजन प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो यांत्रिकता में भी सेम था कि एक व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन वही व्यक्ति जब समूह में आ जाए तब उसका पूर्ण रूपेण मान्यता था। ठीक है, इसीलिए जो था इमाइल दुर्खिम महोदय समाज को पहला स्टेज होता है यांत्रिक एकता में बताया था। दूसरा एकता जो है आपका वो है आपका स्वाभाविक एकता। दुर्खिम महोदय जो थे उन्होंने दूसरी बताया स्वाभाविक एकता। अर्थात जब यांत्रिक एकता के बाद जो है इन्होंने बताया
कि धीरे धीरे सभी परिस्थिति बदलती गई। ठीक है, जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां बदलती गई और जनसंख्या भी बढ़ी और उसी के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ी। ठीक है, और जब आवश्यकताएं बढ़ी तो अनेक भिन्नताएं भी आ गई। ठीक है, जब हमारी आवश्यकता बढ़ने लगी तो भिन्नताएं भी बढ़ी। कहने का तात्पर्य है कि हम प्राचीन काल से, है ना, धीरे धीरे किस में आ गए, आधुनिक काल में। अर्थात सभी परिस्थितियां बदल गई, जनसंख्या बढ़ने लगी, हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो अनेक प्रकार की भिन्नताएं आने लगी। ठीक है, अर्थात हम देखें तो भिन्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य का उत्पादन करना प्रारंभ करना पड़ा। अर्थात हम फिर क्या किए, जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई तो हम उत्पादन कार्य करना प्रारंभ किए। ठीक है, और जब उत्पादन करना प्रारंभ किए तो साथ ही श्रम की आवश्यकताएं भी अधिक बढ़ गई। मतलब कि जो श्रम था, लेबोरियस था, लेबर जो था, ठीक है, वो भी क्या हुआ, बढ़ने लगा। अधिक अधिक अनुभव की जाने लगी कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप कार्यों के विशेषीकरण हुआ और क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति निरंतर एक प्रकार के कार्य करता रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जब आवश्यकता बढ़ी, श्रम विभाजन हुआ। जब श्रम विभाजन हुआ तो यहाँ पे विशेषीकरण है। कहने का तात्पर्य है कि पहले क्या था, जब हम प्राचीन काल देखें तो एक व्यक्ति जो था वो सभी प्रकार कार्य करता था। आप वर्तमान में भी देखें, लगभग देखें तो 2 या 3 दशक पहले एक टेलर था। वो जो टेलर था वो सभी प्रकार के कपड़ा को सिलता था। अर्थात महिला का भी, ठीक है, पुरुष का भी, बच्चे का भी, ठीक है, सभी प्रकार के ड्रेस को सिलता था। लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा, महिलाएं भी बढ़े, पुरुष भी बढ़े, बच्चे भी। अब क्या था, वह व्यक्ति किसी पार्टिकुलर अब एक व्यक्ति का सिलने लगा। अर्थात हम देखें तो सिर्फ पुरुष का सिलने लगा और जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, तो पुरुष के साथ साथ वो क्या बन गया, वो स्पेशलिस्ट रूप में अब फुल पैंट सिलने लगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो हमारे श्रम का जो है ना विभाजन होता चला गया। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा उस प्रकार से विशेषीकरण उत्पन्न होना प्रारंभ किया। ठीक है, अर्थात श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्ति का महत्व बढ़ता गया। और आप देखे होंगे कि कभी भी आप जो है स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास अधिक नॉलेज है उस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो हम देखें तो हमारे समाज में जो है विशेषीकरण का अधिक महत्व बढ़ा और समाज और व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक पहलू से भिन्नता के सामान्य हुई, है ना, भिन्नता का साम्राज्य हुआ। और प्राचीन समाज की भांति व्यक्तिगत समाज के आधार पर सामाजिक एकता को बनाए रखना संभव न था। ठीक है, अर्थात जो समान था वो समान एकता बनाना संभव नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न लोग और भिन्न भिन्न स्पेशलिस्ट हुए। उदाहरण के लिए देखिए तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण हो सकता है कि एक जूते बनाने वाला साइकिल बनाने वाले काम और एक साइकिल बनाने वाला जूते बनाने वाले काम न कर सके। सही है, बात भी सही है। जो श्रम विभाजन हुआ, जब विशेषीकरण हुआ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखेंगे कॉलेज में भी क्या होता है, सभी विषय के एक पार्टिकुलर टीचर होते हैं। लेकिन वही चीज आप जब प्राइमरी में पढ़े होंगे तो एक ही टीचर जो थे सभी विषय को पढ़ाते थे, है ना। तो प्राइमरी से क्या हुआ, जब आपका परिवर्तन होता गया, जब आप कॉलेज में पहुंचे तो आपके यहाँ पे देखें तो समाजशास्त्र के लिए अलग, इतिहास के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग, सभी विषय के लिए अलग अलग टीचर आपको मिलने लगे। और वहाँ पे आप देखें तो जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं वो आपके सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे और जो सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले हैं वो आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो एक विशेषीकरण है, जिस हर विषय का एक स्पेशलिस्ट और वह स्पेशलिस्ट उसमें पारंगत होता है पूर्ण रूपेण। ठीक है, तो वही कहता है कि जो साइकिल बनाने वाला है वो जूता नहीं बना सकता, जो जूता बनाने वाला वह साइकिल नहीं बना सकता। ठीक है, यहां पे हम देखें तो
कहता है कि दोनों एक दूसरे के संबंधित और एक दूसरे से के ऊपर आधारित हो जाते हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमारा काम वो कर देगा, हम उसका काम कर देंगे, निर्भरता। लेकिन हम देखिए यांत्रिकता में क्या था, कोई एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं था, सब क्या एक समूह में थे, सभी का काम सब करते थे। ठीक है, दुर्गम महोदय बताते हैं कि आधुनिक समाज में श्रम विभाजन के फलस्वरूप विभाजन के विशेषीकरण होते हुए भी विभिन्न सामाजिक विभागों और व्यक्तियों के अंतर संबंध, अंतर निर्भरता और एकता है। अर्थात यहाँ पे विशेषीकरण होने के साथ भी जो है ना, समाज में हम देखें तो अंतर संबंधित और अंतर निर्भर एकता में बना हुआ है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग होते हुए भी जो है ना, हमारा समाज अभी भी अंतर संबंधित और अंतर निर्भरता मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर लेकिन एकता में है। ठीक है, अतः श्रम विभाजन ने एक और व्यक्ति के समूहों को अनेक प्रकार विभाजित कर दिया है, पर दूसरी ओर आवश्यकताओं के आधार पे उसी श्रम विभाजन के ने उनके एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर और दूसरे से संबंधित कर दिया है। ठीक है, अत्यधिक निर्भर है मतलब कि अलग विशेषीकरण है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है कि भाई यदि हम उनका काम नहीं करेंगे तो वो हमारा भी काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए बताता है कि स्वाभाविक एकता की स्थिति बनी हुई है, मतलब से कि जो हमारा समाज है यह भी एक स्वाभाविक के समान बना हुआ है। अर्थात इस प्रकार की एकता का नाम जो है श्री दुर्खिम ने स्वाभाविक एकता इसलिए दिया क्योंकि एकता प्राणी के शरीर में पाई जाने वाली एकता के मिलती जुलती है। अर्थात इन्होंने जो स्वाभाविक एकता है, उन्होंने स्वाभाविक मतलब शरीर होता है, और इसलिए शरीर का आधार लेकर ही बताया कि शरीर में पाई जाने वाली जो एकता है वो सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब कि सभी अपने अपने कार्य करते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए बताते हैं कि शरीर में हाथ केवल हाथ का काम करता है, आंख का नहीं। आंख केवल आंख का काम कर सकता है, पैर का नहीं। पैर केवल पैर का काम कर सकता है, पेट का नहीं। अर्थात शरीर भी विभिन्न भागों में है, लेकिन श्रम विभाजन विशेषीकरण है, परंतु इसका अर्थ नहीं कि आंख पैर हाथ पैर एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का जो काम है वो अलग अलग करेंगे, लेकिन एक दूसरे का हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, अर्थात हम देखें तो आंख जो है अपना आंख काम करेगा, अब आंख का काम पैर नहीं कर सकता है, पैर का काम आंख नहीं कर सकता है। हाथ का काम जो है वो अपना हाथ ही करेगा, हाथ का काम पैर नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो लगभग सब एक दूसरे के विशेषीकरण होते हुए भी लेकिन अंतर संबंधित जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अर्थात सभी भाग एक दूसरे से अत्यधिक घनिष्ठ और संबंधित एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर होते हैं, मतलब अधिक घनिष्ठ भी होते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है ना। संपूर्ण शरीर का प्रत्येक भाग एक आश्चर्यजनक प्रभाव होता है, यहाँ तक कि हाथ पांव कान आंख का काम भी तब तक ही कर सकता है जब शरीर के अभिन्न अंग है। अर्थात हम देखें तो हमारा जो शरीर है, अब यदि इसके पार्ट को अलग अलग कर दे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन जब हम यह एक शरीर के में जुड़ कर रहेगा तो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य को कर सकता है। शरीर से हाथ को अलग कर देने पर कोई भी काम नहीं कर सकता है ना। लेकिन आधुनिक समाज में कहता है कि सामाजिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार कार्य व्यक्तिगत तथा अनुभव होता है और आवश्यकता को पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों पर या विस्तृत अर्थ में समाज पर निर्भर रहता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है और अपनी आवश्यकताओं को सभी पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इसकी हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है यांत्रिक और स्वाभाविक एकता से संबंधित वैधानिक व्यवस्था, मतलब इसकी क्या नियम है, ठीक है, कौन कौन सी इसकी विधि है, लीगल सिस्टम है ना, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मस्त
अच्छे से अध्ययन अध्यापन कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।